नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं करेगी सरकार। श्रद्धांजलि देने के बाद राजनाथ बोले, शहीदों की कुर्बानी जाएगी नहीं बेकार। सुकमा हमले के बाद नोटबंदी पर भी उठे सवाल। बीजेपी सांसद आरके सिंह बोले, नोटबंदी से नहीं टूटी नक्सलियों की कमर। तो उद्धव ने कहा, कश्मीर से सुकमा तक नहीं हुआ कोई असर। कश्मीर में आतंकवादियों की नई खेप का वीडियो आया सामने। घाटी में आग भड़काने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन ने जारी किया वीडियो। नक्सलवाद के केंद्र में रहे नक्सलबाड़ी से अमित शाह ने की बीजेपी के विस्तार अभियान की शुरुआत। स्थानीय लोगों के साथ किया लंच। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत। कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज। और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 7 साल की सजा। फर्जी पासपोर्ट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नक्सलियों का खूनी खेल। पिछले सिर्फ 5 सालों के वक्त को अगर आप देखें तो 5,960 घटनाएं, 2,257 मौत। उधर कश्मीर सुलग रहा है, जल रहा है। जाने कितने मारे गए हैं और जाने कितने जख्मी हैं। सड़कों पर पत्थरबाज हैं और उनके सामने हमारे जवान हैं। कश्मीर से दिल्ली तक बैठकों का दौर भी है, लेकिन हालात हैं कि बदलते नहीं। अब जरा नोटबंदी और नोटबदली, जो भी जिस नाम से भी आप उसे जानते हैं, उसके उस ऐतिहासिक फैसले को याद कीजिए। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे। बताया गया कि नोटबंदी का मकसद आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना है और इस फैसले ने उनकी कमर तोड़ दी है। सरकार ने यह भी बताया था उस वक्त। कमर कितनी टूटी है वो आपके सामने है। उधर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ और कश्मीर में नोटबंदी लागू करना क्या आप भूल गए थे? बात कुछ भी हो, लेकिन 25 जवानों की मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है और जवाब सरकार को देना है। नोटबंदी का फैसला आपको याद होगा। उस फैसले को जायज ठहराने के लिए बहुत सारी दलीलें दी गईं। उन दलीलों में से एक दलील यह भी थी कि जाली नोट पर लगाम लगेगी, आतंकवादियों और नक्सलियों की जो लाइफलाइन है उसको चोट पहुंचाई जाएगी और उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन सुकमा हमले के बाद सरकार के इस दावे पर खास तौर पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नजर नहीं आती। उम्मीद की गई थी कि जख्म के ऐसे निशान अब इतने गहरे नहीं पड़ेंगे। ये बात थी पिछले साल नवंबर की। तब कहा गया था कि अब न नक्सलियों का तांडव होगा, न आतंकवादियों का, और न ही पत्थरबाज हमें ललकारेंगे। लेकिन सुकमा हुआ, जो नक्सलियों के चंद बड़े हमलों में से एक है। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना कतई आसान नहीं है। जाहिर है विरोधियों को मौका मिला है सरकार के दावों की कलई खोलने का। नोटबंदी के दौरान किए गए दावों की दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे न काला धन आया और न ही नक्सलियों की कमर टूटी। नोटबंदी से न काला धन वापस आया, न आतंकवाद समाप्त हुआ, न नक्सली समस्या समाप्त हुई, न भ्रष्टाचार रुका, न पत्थरबाजी रुकी और न नकली नोट आए। ये केवल एक देश में पूरे अपना अहम और अहंकार में डूबी हुई ये सरकार का वो निर्णय था और इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। विरोधी तो हमला कर ही रहे हैं, सहयोगी भी पीछे नहीं है। मुद्दा गंभीर है, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर चुटकी ली।
ऐसा लगता है कि मोदी ने छत्तीसगढ़ और कश्मीर में नोटबंदी लागू नहीं की, नहीं तो समस्या कब की खत्म हो गई होती। दरअसल 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद जनवरी में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रस्ताव पेश कर इसके फायदे गिनाए थे। तब जेटली ने कहा था कि सरकार के इस कदम का एक मकसद जाली नोटों और आतंकवादियों नक्सलियों की लाइफलाइन पर चोट पहुंचाना था और इस नोटबंदी से उनकी कमर टूट गई है। इससे पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ऐसे ही दावे किए हैं। नक्सलियों की कमर कितनी टूटी है, सुकमा की दर्दनाक मिसाल से पता लग जाता है। रही बात आतंकवाद की, तो कश्मीर में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, घाटी में आतंकी वारदातों में कोई कमी नहीं आई है। टीम न्यूज़ वन इंडिया। सियासी जुमलों का शायद कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन इस तरह की बातों का फर्क होना चाहिए और इस तरह की बातों को जब कहा जाता है तो उसका जो सच है वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। क्या वाकई नोटबंदी और नोटबंदी का कोई असर हुआ है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतने में हम कामयाब रहे? क्या फिर नक्सलियों को हम खत्म करने में कामयाब रहे हैं? सुकमा में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 25 जिंदगियां खत्म हो गई, कई जख्मी हैं जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हमारे साथ जफर सैयद साहब हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कुछ वक्त में कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जफर साहब, आपको याद होगा वो ऐतिहासिक फैसला, और उस ऐतिहासिक फैसले के हक में उसको जायज ठहराने के लिए दी गई दलीलें भी। उसमें एक बड़ी दलील यह थी कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों की कमर तोड़ देगा यह फैसला। कमर टूटी है क्या सर? हुसैन साहब, कोई एक फैसला पूरा सोल्यूशन नहीं लेके आता है। मामला ये जो नक्सलियों वाला है बहुत गंभीर मामला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और ये जिस तरह से आप देखिए 2004 से अगर आप देखिए कि हर साल कितने विक्टिम्स हुए हैं, तो आपको लगेगा कि आज जो विक्टिम्स, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कल हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें नंबर्स में तो वो आज भी कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। कोई कमी नहीं है। ये बात जरूर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं। नहीं, आप देखिए, आपके आंकड़े अगर देखिए तो 2003 से 2012 तक के आंकड़े देखिए, 2013 के देखिए और जो अभी के आंकड़े उसमें देखिए, फर्क तो हुआ है, बिल्कुल फर्क आया है। वो आप नंबर ऑफ डेथ से आप देख लीजिए, होम मिनिस्ट्री के जो डिटेल भी आई वो भी देख लीजिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये नक्सलियों का जो हमला बार बार हो रहा है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इसको बड़े, हमारी जो एक इनिशिएटिव थी, जो नोटबंदी जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, देखिए ये नोटबंदी का इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा नक्सलियों के इस एरिया में भी और कश्मीर में भी, और वहां भी बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हो गई थी, नक्सलियों के भी जो गतिविधियां तो बिल्कुल कम हो गई थी। लेकिन कश्मीर सुलग रहा, आप कह रहे हैं पत्थरबाजी बंद हो गई थी। हालात जफर साहब, इतने वक्त से कश्मीर, एक एक करके जरा आप कह रहे नक्सल, एक मिनट जफर साहब मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि गंभीरता से हमें लेना चाहिए नक्सल समस्या को, बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। सरकार आपकी है, सूबे में भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, हम गंभीरता से ले रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का वो बयान भी जरा आप याद कीजिए जो हमने भी स्टोरी में दिखाया कि हमारा मकसद ये था और हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं, हमने कमर तोड़ दी है। क्या वो बयान गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल उसमें सच्चाई है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल उसमें पूरी पूरी सच्चाई है कि जो जितना लोगों के बीच में उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो हुआ उस वक्त। लेकिन ये कंसिस्टेंट अप्रोच है, एक डिसीजन से लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जिस तरह का अगर गंभीर सिचुएशन जो कश्मीर की है या जो नक्सलियों की है, लेकिन उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ था, उससे उनकी कमर टूटी थी। लेकिन कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए, कंसिस्टेंट मेजर्स लेने चाहिए और कंसिस्टेंट मेजर्स लिया जाएगा। लेकिन ये जो कल जो हुआ है वो बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें ये बिल्कुल सरकार को झंझोर के रख दिया है इसने। और ऐसे में जो भी एक्शन सरकार लेगी 8 मई को इस पे कमेटी बैठेगी, मीटिंग करेगी और बड़ा डिसिसिव डिसीजन लिया जाएगा जो कि नक्सलियों की फर्दर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि बिल्कुल उनका खात्मा हो जाए। यह हमारी सरकार 8 मई को डिसीजन लेगी। अब तक का जो अप्रोच रहा था उनको रिहेबिलिटेट करके, उनको उनसे आम वापस लेके, उनको जो भटके हुए लोग थे उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी, बिकॉज वो हमारे गरीब जनता हैं। लेकिन अगर कोई इस रास्ते से हटकर नहीं आता है और बिल्कुल
जो एक जो वायलेंस का ही एक रूप लेना चाहता है, जो वही सर उनका ऐसी फोकस बहुत है, सारी तो उसको कमेटियां पहले सरकार भी उस बनती तरह से रही हैं और निपटेगी। उसका आगे उसका आप ये कितना देखिए। असर हुआ है, ये 25 जवानों की शहादत चीख चीख कर उसकी सच्चाई को बयान कर रही। लेकिन एक और सवाल है कि आज तक हम कोई सही तरीके की एक नीति नहीं बना सके हैं। अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीकों से अपने अपने लेवल पर इस समस्या से कम सीधे सीधे नक्सलवाद से निपटने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उनके खिलाफ सही तरीके से अभी कहीं नहीं चल रहा। यह भी एक बहुत बड़ा सच है जो मैं अभी तमाम चीजों पढ़ रहा था, उस दौरान मैंने ये चीज देखी है। बहरहाल मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह साहब है, फॉर्मर आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश में डीजीपी की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर ये 25 जवानों की शहादत और कुछ वक्त पहले का वो बयान मैंने दिखाया दर्शकों को, अभी आप अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन हो तो आप देख पा रहे होंगे, जब हमारे वित्त मंत्री साहब ने कहा था कि नोटबंदी ने जो है आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। इसका यह मकसद था और इस मकसद ने अपने मंजिल को हासिल कर लिया है। लेकिन ये 25 जवानों की शहादत बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर कहां पर चूक रहे हैं हम? देखिए, कोई भी आपका तरीका, कोई भी आपका इंट्रोडक्शन, ये नई पॉलिसी कुछ ही दिन तक कारगर रहती है। अगर आप ये खुशफहमी में है कि नोटबंदी मात्र करने से कश्मीर में उग्रवाद समाप्त हो जाएगा और देश में नक्सलपंथी समाप्त हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस नोटबंदी के साथ इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके सकारात्मक परिणाम रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको रिहेबिलिटेशन की बात जफर साहब कर रहे थे, होना चाहिए। इसके अलावा हथियार, उपकरण, टैक्टिकल एनालिसिस, टेरेन एनालिसिस, एरियल सर्वे, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन और यूएवी और टेक्नोलॉजिकल एक जनरेशन का फर्क आप में और चरमपंथियों में होना चाहिए। आप नोटबंदी करें ना करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल और वेपन और फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स में एक जनरेशन आप आगे नहीं चरमपंथियों से, आपको विजय मिलने वाली नहीं है। और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, सीआरपीएफ के डीजी का अपॉइंटमेंट 2 महीने से नहीं है। फोर्स जहां पर मुखिया नहीं होता है वैसे ही है जैसे परिवार में पिता का ना होना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सीआरपीएफ के डीजी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में सूचनाओं के आदान प्रदान को स्ट्रक्चर सर इसका जवाब ले लेते हैं ना, सीसीटीएनएस की जिसका जिक्र विक्रम सिंह साहब, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि सीआरपीएफ के डीजी नहीं है, उनकी पोस्ट खाली पड़ी है, इसका जवाब ले लेते हैं जरा जफर सैयद साहब से। जफर साहब ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, जहां तक अपॉइंटमेंट का मामला है, ऐसा नहीं कि कोई अपॉइंटमेंट एंडलेसली नहीं किया जा रहा है। ये सरकार बराबर अपॉइंटमेंट करती, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विलंब के साथ होता है। ये कोई पहली बार आप विक्रम सिंह जी रहे हैं, उनका बड़ा लंबा करियर रहा है, उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसा देखा होगा, कई सरकारों को देखा और ये भी देखा होगा कि इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें कभी कभी विलंब भी होता है, और पहली बार नहीं हुआ, विलंब होता है। लेकिन ये बात पिछली सरकारों से आप अपनी सरकार की तुलना ना करें सर। जितना जल्दी से जल्दी लेके आए हैं और आपने खुद ये कहा है कि आप एक जितना अलग जल्दी तरह की से जल्दी सरकार चला रहे हैं, आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं, तो पिछले सरकारों से तुलना की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा हुसैन साहब कि विलंब जरूर है, लेकिन विलंब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा विलंब कुछ हो गया। 2 महीने अगर विलंब हुए तो कोई बहुत बड़ा वक्फा नहीं चला गया है, बहुत बड़ा समय नहीं चला गया। लेकिन विक्रम साहब जी की बात बिल्कुल सही है कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और अगर चलिए ठीक है, सीआरपीएफ के मुखिया नहीं है तो उनका जितना जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट हो अच्छी बात होगी। लेकिन उसकी वजह से ये अटैक हुआ है और उसको नाकाम रहे या फिर उसमें लोगों की मौत गई, ये इस चीज को उससे जोड़ना बिल्कुल सही ठीक है। विक्रम सिंह साहब, एक बहुत आम सा सवाल हर एक के मन में आता है सर, जरा इसको जरा तफसील से बताइएगा हमारे दर्शकों को कि इन नक्सलियों के पास इतनी आसानी से इतने हाई ग्रेड के वेपन्स कहां से पहुंच जाते हैं? कैसे इनको ये हथियार इनको मिलते हैं कि ये 6-6, 8-8 घंटे तक हमारे जवानों से लड़ते रहते हैं? इतना गोला बारूद इनको कहां से पहुंच जाता है सर? और हम इस सप्लाई चेन को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं इतने मॉडर्न, इतने आज के वक्त में जब हमारे पास हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी हम इस चीज में कामयाब नहीं हो रहे सर? किसका फेलियर है सर ये? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनकी फिलॉसफी में और इनके लक्ष्य में सबसे पहला है, आप अपनी रसद, अपना तोपखाना और अपने हथियार पैरामिलिट्री फोर्सेस से, पुलिस से लूट करके इस्तेमाल कीजिए और उन्हीं से अपनी रसद और कारतूस का इस्तेमाल कीजिए। आपने पढ़ा होगा 1 साल पहले टेकी कुमार नाम का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, वो रॉकेट लॉन्च
लॉन्चर्स बनाता था और यहां पर भी सुकमा में भी तीर बमों का इस्तेमाल हुआ था। एक जगह बैरल, दूसरी जगह चाल वाले पुर्जे और तीसरे स्थान पर एक्सप्लोसिव्स। इन तीनों की असेंबली होती थी तेलंगाना में और तब चरम पत्तियों तक पहुंचाया जाता था। इनका एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पर ये स्थानीय उपकरण और संसाधनों के माध्यम से विस्फोटक तैयार करते हैं। विक्रम जी, अगर ये बात आपको पता है तो ये बात हमारी एजेंसीज को भी पता होगी, ये बात हमारी सरकारों को भी पता होगी, तो हम उसे रोक क्यों नहीं पा रहे? रोक हम इसलिए नहीं पा रहे हैं कि सूचना तंत्र हमारा जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और सूचना तंत्र अगर हमारा बेसिकली स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट में अभिसूचना इकाई, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस यूनिट और आपके थाने का डॉक्यूमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब थानों में हमारे गश्त गाड़ाबंदी अधिकारियों के मुआयने बिल्कुल निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाएंगे तो इससे आपकी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, आप ये देख लीजिए कि स्टेट की इंटेलिजेंस को पैरामिलिट्री को देने में आपका कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं है। मैं जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि वक्त आ गया है कि सीसीटीएनएस को देश में इंप्लीमेंट किया जाए। हर स्टेट से इंटेलिजेंस को एक सूत्र में दिल्ली में और एक एजेंसी के माध्यम से उसको लिया जाए और उसको फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस को हम शेयर करें। ऐसा ना हो कि जैसे इतनी बार हादसे हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो चूक वाली है कि इंटेलिजेंस का अभाव, स्टेट्स इंटेलिजेंस देती नहीं है या हम उसको लेने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। सीसीटीएनएस आपका ही शुरू किया हुआ एक प्रोजेक्ट था, नहीं हो पाया, लेकिन अब समय आ गया है जफर साहब कि इसको आप कर सकें और हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, देश आपसे बहुत उम्मीद करता है। तो जफर साहब, मेरी गुजारिश यही रही होगी कि होम मिनिस्ट्री में जाकर के कहें, अगर उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप काम तो कोई कारण नहीं है कि वहां पर आर्मी बेस यूनिट या सीआरपीएफ के इंडिया रिजर्व बटालियन आप वहां बनाएं जहां जहां पर यह कार्रवाई हो रही है। आपकी कामयाबी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिर्फ उनको आप इंप्लीमेंट कर दें और फिर देखें, आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेलिजेंस, इक्विपमेंट, एरियल रिकॉनेसेंस और एयर बहुत बातें हुई हैं इस पे मशवरे कि को हम जरा गौर अपने कर लें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप जो तस्वीर बता रहे हैं वो तो बहुत परेशान करने वाली है। और ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि अगर इतने दुर्गम हालातों में, इतने परेशान करने वाले हालातों में अगर हमारी एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। सर, आप रिएक्ट करना चाहेंगे जफर साहब? देखिए हुसैन साहब, जब से हमने सत्ता संभाली 2014 में, अगर आप एक्सपर्ट हैं विक्रम सिंह साहब और आप उनसे और या डिफेंस एक्सपर्ट से, आप उन सभी लोगों से या मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स देखते हैं उनके एक्सपर्ट जो मिलिट्रीज के बारे में देखते हैं, आप देखिए कि किस हालात में छोड़े गए थे, सरकार छोड़ा था यूपीए ने। और उसके बाद से हमने जो कंसिस्टेंट अप्रोच है अपग्रेडेशन का हम लोगों ने किया है, लेकिन एक दिन में बिल्कुल अपग्रेड नहीं हो जाता। अगर ये सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारा तो उसमें बिल्कुल आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और आगे भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे ओवरनाइट इम्प्रूवमेंट हो जाए तो शायद कोई 3 सालों का वक्त पूरा होने जा रहा है, कोई भी नीति रहे और आप लोग एक ही जो लाइन कहते हैं कि किस हालत में छोड़ा था। लेकिन आप पैरामीटर्स देखिए, अगर आप स्केल ऑफ नहीं, अगर मैं कहता हूं कि अगर स्केल ऑफ 5 में अगर आप उस वक्त 2 पे थे तो आज हम जरूर 3.5 पे है, शायद 5 पे नहीं है, लेकिन 5 पे आने की भी तैयारी हमारी है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप एक्सपर्ट हैं विक्रम सिंह साहब, इन्होंने अच्छी सजेशन दिए और कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम में हम इनकी सजेशन लेने के बाद फौरन जो जिस विभाग में जाना चाहिए उस विभाग में पहुंचाया और उस पर इन्होंने भी देखा होगा, उस पर फौरन अमल भी किया है सरकार ने। तो अच्छे सजेशन जब भी आते हैं उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत गंभीरता से अपग्रेडेशन को लेती है और ले रही है और हमने उस पर एलोकेशन भी किया फंड को, और हमने देखा भी कि जिस तरह से इक्विपमेंट होना चाहिए था, इक्विप्ड होना चाहिए था, वो हमारे मिलिट्री या फोर्सेस जो है इक्विप्ड नहीं थी और हमने उसको कोशिश उस दिशा में काम करने की कोशिश की है। ठीक है विक्रम सिंह साहब, ये बहुत अजीब सा लगता है और बहुत परेशान करने वाली बात भी होती कि इसमें भी हम ये सुने कि पिछली सरकार ने किस हालत में छोड़ा था और हम अब धीरे धीरे चीजों को कर रहे हैं। 3 सालों का वक्त हो चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी बात रख लें, फिर मैं जाऊंगा पीके मिश्रा साहब जो एडीजी हैं, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ के, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी प्लीज। मैं बड़े अदब के साथ बस यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ये मौका आरोप प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि आत्ममंथन का है। हम क्या खिदमत कर सकते हैं और क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्थिति मजबूत हो। 200 आर्म्ड पर्सनल कैरियर बस इसी की जरूरत है सर। की जरूरत थी, सिर्फ 25 ही या 35 ही हमारे पास आए हैं।
और कंधार को, अमेरिकन आर्मी को हमारे लोकल सप्लायर्स ने नाम तो खुलासा करना उचित नहीं होगा, लेकिन यही उत्तर प्रदेश से बना करके अमेरिकन आर्मी को हम दस्तयाब करते हैं, तो क्या हम अपने आप को दस्तयाब नहीं कर सकते हैं? इस पर जरा गौर फरमा लें। हर चीज़ हमारे पास है। अगर अमेरिकन आर्मी हमसे उत्तर प्रदेश से खरीद करके अफगानिस्तान में उसका इस्तेमाल कर सकती है तो हम स्तर पर तो कर ही सकते हैं। इतनी तो कृपा हम अपने ऊपर कर लें। तो इसका एक मतलब यह भी है कि पिछली सरकारों ने भी कुछ ना कुछ काम सर किया होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ पिछले 3 सालों में ही हुआ है, पहले की सरकारों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा। इसलिए जो आपने बात बहुत अच्छी कही कि आरोप प्रत्यारोप से हट करके हम अपने लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने जवानों की जिंदगी को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारे साथ पीके मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, जो फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज सर हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं सर कि नोटबंदी के बाद बहुत सारी बातें हुई, उसमें एक बात सर ये थी, अरुण जेटली साहब का बयान शायद आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी का एक मकसद यह भी है कि आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर तोड़कर रख देगा। और उसके बाद उसमें यह भी जुड़ी हुई लाइन थी कि नक्सलियों की कमर इस फैसले ने तोड़ दी है, लेकिन हमारे 25 जवानों की शहादत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। क्या बदल रहा है, किस तरह से बदल रहा है और क्यों इस तरह के हालात अब तक हैं? आपकी सर आपका कमेंट थोड़ा डिटेल में जरा समझाइए हमारे दर्शकों को सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जब जेटली जी बताए थे, बात तो सही है, जो 1000 और 500 के नोट थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो उनका मनोबल के ऊपर असर पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो है, जो बक्साइट्स के कंट्रैक्टर्स हैं, जो आयरन ओर के कंट्रैक्टर्स हैं जी, और जो मैंगनीज के कंट्रैक्टर्स हैं, और वहाँ पर जो बीड़ी का जो टेंडू लिफ्ट के कंट्रैक्टर्स हैं, इनसे उनको पर्टिकुलरली माइन से उनको काफ़ी मदद और काफ़ी फंड्स और फाइनेंस मिल चुका है, जिसके वजह से वो अपना रिक्रूटमेंट अभी भी जारी कर चुके हैं। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं 11 मार्च में जो वहाँ पर जैसी जंगल में जो वारदात हुआ था, जहाँ पर 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, लास्ट फोर्टनाइट मैं वहाँ पर पर्सनली गया था वहाँ देखने के लिए कि किस टाइप का इंसिडेंट हुआ था और वो आरोपी के ऊपर एम्बुश कहाँ लगा था, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स क्या क्या था, उनके तरफ में क्या था, हमारा क्यों हुआ, आरोपी के ऊपर रिटर्न करने के टाइम पर जब उन्होंने विड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको मैंने पूरा पता लगा करके आया था। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो इंसिडेंट कल का हुआ सिर्फ ये 20 किलोमीटर के दूरी पर है, जो जैसी फर्क, क्योंकि सब सुकमा में है और सिर्फ 2 किलोमीटर हमारा कैंप के आगे हुआ। वहाँ पर स्ट्रेंथ था हमारा 128 का, आज का स्ट्रेंथ, कल का स्ट्रेंथ था 100 का स्ट्रेंथ था, कंपनी पूरा कंपनी प्लस था। प्रॉब्लम है कि ऐसा बात नहीं कि पहला गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था या इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, सभी गवर्नमेंट ने काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम, हमारे पास सब साधन है, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हमारा पास एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी के लिए हेलीकॉप्टर रखा गया है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स का कोई कमी नहीं है, हमारे पास ड्रोन्स है, हमारे पास सैटेलाइट्स है। लेकिन प्रॉब्लम है उसको फील्ड में हम मदद के लिए ला सकते हैं या नहीं, उसका उपयोग होता है या नहीं। जब हमको 11 मार्च का इंसिडेंट के बाद सबक सीखना चाहिए। नहीं मिश्रा साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम लॉजिस्टिक्स हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल है हमारे पास, तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल हमारे पास, देखिए छत्तीसगढ़ में एनटीआरओ बैठा रहा है, हमारे पास हेलीकॉप्टर में एक भी हेली बाउंड ऑपरेशन उस एरिया में नहीं किया गया है आज तक। दूसरा है, हम दंडकारण्य में इंटीरियर में कोई भी बेस नहीं बना सकते। जैसे अभी बता रहे थे कि हमारा, अगर हम आर्मी का कोई डिविजनल हेडक्वार्टर या बीएसएफ का कोई आईजी हेडक्वार्टर कांकेर के सिवाय अंदर में दंडकारण्य या बस्तर के अंदर में रखे और उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे, क्योंकि हम 20 साल हुआ यही लड़ाई नक्सलाइट्स के कर रहे हैं। तीसरा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतने साधन होने के बाद जब कल का आरोपी लगना था, उनको पूरा पता था कि उस एरिया में चिता गुफा में कोई पहले बार यह अटैक नहीं हुआ, पहले बार अम्बुश नहीं हुआ है, काफी बार यह अम्बुश चिता गुफा में हुआ है और उसमें काफी खेती घटा हुआ है सीआरपीएफ का। लेकिन उसके बावजूद कल अगर ड्रोन्स का मदद लेते
ताकि ड्रोन से इंटेलिजेंस, जो फील्ड इंटेलिजेंस है, आगे हमारा क्या यानी आप है, कह रहे हैं वो सर कि बिल्कुल फील्ड के दिखाई लिए देता जो और स्ट्रेटेजी हमको तैयार की जा उसका रही है, उस information मिल स्ट्रेटेजी सकता में था। कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी इतना हमारा बड़ा सही नहीं हादसा रहा। हुआ है। इतनी ऑपरेशनल बड़ी तादाद में अगर स्ट्रेटेजी और नक्सली आए ट्रेनिंग, होंगे तो आसमान से इसके टपके ऊपर नहीं नजर होंगे, देना पड़ेगा। उन्होंने कहीं से मूव किया होगा, कहीं तक पहुंचे 300 होंगे, और इस बीच बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लोकल बिल्कुल, इंटेलिजेंस ने 300 क्या आदमी किया, आना। कितनी देर में खबर पहुंची या नहीं पहुंची, ये तमाम सवाल मैंने लोगों वहां के गया जहन में था, कौंध रहे हैं। और ऐसे वक्त में सरकारें किस तरीके से काम करती रही और सरकारों ने क्या नतीजा निकाल के सबके सामने रखा, ये हमें नजर आ रहा है। कितनी जिम्मेदारी किसकी है ये आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन ये हालात बदलने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 जवानों की शहादत या फिर कश्मीर जिस तरीके से सुलग रहा है, ये हालात बदलने चाहिए और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, फौरन लौट रहे हैं। अरे